हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को, जितने भी लोग जुड़े हैं, आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टारगेट विद अजय सर क्लास। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। और जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। तो आज के क्लास में हम लोग टॉप 15 यानी कि 15 प्रश्नों को देखेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और अच्छे तरीके से सारे ऑप्शन को डिस्क्राइब करके इस क्लास को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसे एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से, बिना देरी किए हुए। एंड जो लोग भी क्लास में जुड़े हैं लास्ट तक सभी लोग बने रहेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत अपघट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट संतुलन का नियमन होता है हृदय के द्वारा होता है, ब्रिक के द्वारा होता है, यकृत के द्वारा होता है, या मस्तिष्क के द्वारा होता है? तो ये बताना है। ठीक है, विद्युत अपघट्य क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? तो वे रासायनिक प्रक्रियाओं का विनिमय करते हैं, आपकी कोशिकाओं के अंदर और बाहर तरल पदार्थों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। तो ये कहा क्या हो जाएगा आप लोगों का? ब्रिक के द्वारा। ध्यान रखिए किसके द्वारा होता है? तो ब्रिक के द्वारा, यानी कि किडनी के द्वारा। ठीक है, शरीर के अतिरिक्त इलेक्ट्रोलाइट को फिल्टर करके आपके मूत्र में भेजा जाता है। यहाँ पे देखिए, और हृदय किसके द्वारा दोस्तों? तो ब्रिक के द्वारा। यानी कि देखिए शरीर में ब्रिक कहते हैं या इसे गुर्दे कह सकते, गुर्दा कह सकते हैं। ठीक है, या गुर्दे के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन का नियमन होता है, शरीर में उत्पन्न होने वाले कचरे को हटाने का काम करता है। ब्रिक क्या करता है? तो कचरे को हटाने का कार्य करेगा। ये मूत्र प्रणाली का हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ब्रिक जो है रक्त को छानकर उसमें विषाक्त पदार्थों को निकालता है। रक्त को छाने का और जितने भी विषाक्त पदार्थ होते हैं उसको निकालने का काम करेगा। ब्रिक क्या करेगा? तो इलेक्ट्रोलाइट, क्षार हो गया, अम्ल हो गया, को संतुलन और रक्तचाप को नियंत्रित करने का कार्य करेगा। और ये क्या करता है? नाइट्रोजनी वार्य पदार्थों का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और ब्रिक के द्वारा एक क्या है? रिनल एरिथ्रोपोएटिक नामक कारक नाम का हार्मोन स्रावित किया जाता है। इसके द्वारा ब्रिक जो है सोडियम और पोटेशियम के स्तर को बनाए रखता है। ये सब सारे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखना है। और हृदय क्या है? हृदय एक मांसपेशी बना अंग है जो कि शरीर को पंप कर, ठीक है, शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य करता है। ठीक है, देखिए शरीर के मध्य में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है हृदय। कहाँ पे होता है? थोड़ा बाईं ओर होगा। 4 कक्षों से मिलकर बना होता है हृदय। हृदय कितने कक्षों से मिलकर बना रहेगा? तो 4 कक्षों से मिलकर बना रहेगा। ठीक, बना रहता है। हृदय की धड़कन को, ठीक है, नब्ज से मापा जाता है। किसके द्वारा? नब्ज से मापा जाता है। तो ये सब सारी चीजें इसके बारे में ध्यान रखना है। और यकृत के बारे में ध्यान रखना है, यकृत या लीवर। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यकृत या लीवर इसे कहेंगे। ठीक है, ये सभी लोगों को पता है। आज छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन इसके बारे में जानना। ये क्या करेगा? रक्त से हानिकारक पदार्थों को हटाएगा। ठीक है, पित्त का निर्माण करेगा एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का चयापचय करेगा। रक्त का थक्का बनाने में मदद करेगा एंड और सारी चीजें, ग्लाइकोजन को विटामिन में को, ठीक है, ग्लाइकोजन और विटामिन को संग्रहित यानी कि स्टोर करेगा। ठीक है, और शरीर में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करेगा। और मस्तिष्क तो सभी लोगों को पता है, मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वयन केंद्र होता है। यह विचार, विश्वास को और यादें, व्यवहार और मूड उत्पन्न करने का कार्य करेगा। शरीर की मुख्य ज्ञानेंद्रिया, मस्तिष्क जो है शरीर के मुख्य ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा रहता है। मस्तिष्क में क्या होगा? विचार और बुद्धि का स्थान है। चलिए आगे बढ़िए। सेकंड नंबर को देखें, कौन सी स्थिति में रक्तचाप बढ़ता है? तो रक्तचाप कौन सी स्थिति में बढ़ेगा? तो बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों को? आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एक्सरसाइज करते समय ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, यानी कि बढ़ता है। चलिए थर्ड नंबर को देखेंगे। तीसरा नंबर, फुफ्फुस धमनी का सामान्य औसत दाब क्या होता है? तो आप लोगों को बताना है कितना होगा। 10 से 15 mmHg होगा, 15 से 20 mmHg होगा, या 20 से 25 mmHg होगा, या 25 से 30 mmHg होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 से 20 mmHg हो जाएगा। कितना होता है? यानी कि 15 से 20 mmHg हो जाएगा। ठीक है, फुफ्फुस धमनी का औसत दाब कितना होगा? तो औसत दाब 15 से 15 हो जाएगा। 15 से, वहीं सिस्टोलिक दाब कितना होता है? तो सिस्टोलिक दाब जो होता है यहाँ पे 17 से 25, कितना होगा? 17 से 25 mmHg। ठीक है, ठीक है,
mmHg 17 से 25 mmHg के बीच होता है। ठीक है, और फुफ्फुस धमनी के दबाव को मापने के लिए मुख्य फुफ्फुस धमनी में कैथेटर डाला जाता है। क्या करता है? कैथेटर डाला जाता है। फुफ्फुस धमनी का कार्य देखेंगे, जो फेफड़ों में रक्त ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाता है। ध्यान रखना है यहाँ पे, ऑक्सीजन युक्त रक्त फिर हृदय से वापस आता है और हृदय, ठीक है, हृदय इसे शरीर के बाकी सभी हिस्सों में पंप करता है। फुफ्फुस धमनी में संकुचन को फुफ्फुस धमनी स्टेनोसिस कहा जाता है। चलिए, तो ये थर्ड क्वेश्चन था। आगे बढ़िए, फोर्थ नंबर को देखेंगे। एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों में। बताइए, वातावरण में परिवर्तन को पहचानने की क्षमता क्या कहलाएगी? गति कहलाएगी, संवेदनशीलता कहलाएगा, संवेदना या शक्ति? तो एक बार सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। और सभी लोग जितने भी लोग जुड़े हैं, ठीक है, और क्लास को बाद में आप लोग देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर अपना करेंगे। और वीडियो को एक बार लाइक करिए और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि संवेदनशीलता, यानी कि सेंसिटिविटी हो जाएगा। संवेदनशीलता क्या होता है? तो किसी भी चीज को अंतर्निहित कारकों में बदलाव के प्रति उसकी प्रतिक्रिया को संवेदनशीलता कहेंगे। ठीक है, किसी व्यक्ति की शक्तियों या उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करने पर तत्पर होता है, किसी भी चीज में के प्रति चिड़चिड़ापन हो रहा है, इसमें संवेदनशीलता में किसी भी चीज के प्रति संवेदनशीलता विशेषण इसमें होता है। तो ऑप्शन बी आप लोगों का हो जाएगा, ये चीजें ध्यान रखना है। और संवेदनशीलता को शोधता, ठीक है, क्या कहेंगे? शोधकर्ता लघु प्रश्नावली से मापा जाता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें होती हैं इसमें। आगे बढ़िए, फिफ्थ नंबर को देखेंगे। रिस्क फैक्टर एवं बीमारी के मध्य संबंध की जांच के लिए श्रेष्ठ डिजाइन कौन सा है? तो यहाँ पे बताएंगे रिस्क फैक्टर को जांचने के लिए। तो यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा? रिस्क फैक्टर एवं बीमारी के संबंध की जांच के लिए श्रेष्ठ डिजाइन कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, कोहॉर्ट स्टडी हो जाएगा। कोहॉर्ट स्टडी होगा, यानी कि कोहॉर्ट स्टडी एक अध्ययन का अनुदैर्ध्य, ठीक है, अध्ययन होता है। इसमें क्या होता है? तो एक दृष्टिकोण जो कि निश्चित अवधि, यानी कि कई वर्षों तक अनुसंधान प्रतिभा, ठीक है, प्रतिभागियों का अनुसरण करने का कार्य करेगा। विशेष रूप से जो कोहॉर्ट अध्ययन है ना, उन प्रतिभागियों को भर्ती करता है और उनका अनुसरण करता है जो एक समान विशेषता साझा करते हैं, जैसे कि एक विशेष व्यवसाय या जनसांख्यिकी की समानता, उसमें कोहॉर्ट स्टडी किया जाता है। केस कंट्रोल क्या होगा? केस कंट्रोल अध्ययन क्या होता है? तो किसी बीमारी के जोखिम कारकों का पता लगाने के लिए किए जाने वाला शोध कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है, केस कंट्रोल। ठीक है, केस कंट्रोल अध्ययन है ना, महामारी विज्ञान का एक अध्ययन होता है। इस अध्ययन में उन लोगों की तुलना की जाती है जिन्हें बीमारी और, ठीक है, बीमारी है और जिन्हें नहीं है, उनकी दोनों के बीच तुलना किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इकोलॉजिकल स्टडी क्या होता है? तो देखेंगे, इसे पारिस्थितिकी अध्ययन कहा जाता है। तो जीवों और उनके वातावरण के संबंधों को का अध्ययन किया जाता है इसमें इकोलॉजिकल स्टडी में। देखिए, पारिस्थितिकी अध्ययन या इसे इकोलॉजिकल स्टडी कहा जाएगा। समूहों पर अध्ययन किया जाता है, एक समूह होगा जहां अध्ययन किया जाएगा, ना कि अलग अलग व्यक्तियों पर। अलग अलग व्यक्तियों पर नहीं किया जाएगा, कम्युनिटी के लोगों पे किया जाएगा। ठीक है, यह अध्ययन के साथ जनसंख्या में होने वाले बदलाव को पता किया जाता है इकोलॉजिकल स्टडी के द्वारा। ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे है क्रॉस सेक्शन स्टडी। सेक्शन स्टडी क्या होता है? तो एक प्रकार का शोध अध्ययन होता है। क्रॉस सेक्शन स्टडी क्या होता है? तो एक प्रकार का शोध अध्ययन होता है जिसमें लोगों के एक समूह का अवलोकन किया जाता है या कुछ जानकारी एकत्र की जाती है। ठीक है, और एक ही समय में या थोड़े समय के लिए, यानी कि जो भी कम्युनिटी होगा उनके बीच का अवलोकन किया जाता है, एक समूह का अवलोकन किया जाएगा या कुछ जानकारी एकत्र किया जाएगा उसके द्वारा। ठीक है, आगे बढ़िए, 6 नंबर को देखेंगे। निद्रालु रोग मनुष्य और अन्य जंतुओं का एक परजीवी रोग है या किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो निद्रालु रोग किसके द्वारा होगा? तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा ना आपका। क्या होगा? तो ट्रिपेनोसोमा के द्वारा होता है। तो ट्रिपेनोसोमा क्या होता है? तो ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमेसियसिस, जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहा जाएगा। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस कहा जाएगा। ठीक है, निद्रालु रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वेक्टर जनित परजीवी होता है। ठीक है, और हिस्टोनोमा क्या होता है? तो एक परजीवी प्रोटोजोआ है। क्या है? तो
मोनास जो है, सॉरी हिस्टोमोनास है, जो कि एक परजीवी प्रोटोजोआ है। यह कई पक्षियों को संक्रमित करता है और उनमें हिस्टोमोनोसिस या ठीक है ब्लैक हाइड रोग पैदा करता है। यह एक तरह का ठीक है एंट्रोहेपेटाइटिस है। ठीक है, क्या है? एंट्रोहेपेटाइटिस है, ध्यान रखिएगा। इसमें कई सारे होते हैं ना, जैसे कि ठीक है हिप्टोमोनास में मोनाट, इसे क्या कहा जाता है? तो हिप्टोमोनास मेलेग्रिडिस कहा जाता है। इसमें क्या क्या संक्रमित हो सकते हैं? तो जैसे कि मुर्गी हो गया, ठीक है, इसमें कहा गया ना पक्षियों को प्रभावित करेगा। टर्की हो गया, मोर हो गया, बटेर हो गया और तीतर को करेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। और निग्लेरिया क्या होता है? तो एक जीनस है जिसमें प्रोटोजोआ की 47 वर्णित प्रजातियां होती है, यानी कि 47 को क्या होता है? जीनस प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें 47 वर्णित प्रजातियां की 47 प्रजातियां इसकी होती हैं। चलिए आगे बढ़िए। 8 नंबर को हीट स्ट्रोक से उपयुक्त उपचार। हीट स्ट्रोक में उपयुक्त उपचार है कौन सा? तो सभी लोग बताइए एक बार, सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे जल्दी से, ठीक है, और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो यहाँ पे बताएंगे हीट स्ट्रोक क्या होता है। तो गर्मी से होने वाली बीमारी का सबसे गंभीर रूप होता है यह, ठीक है, जानलेवा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, और लंबे समय तक सूरज के संपर्क में रहने से होगा। शरीर का तापमान नियंत्रित करने में असमर्थ होता है इसमें, या अपनी शरीर की क्षमता से ज्यादा मिर्गी पैदा या अवशोषित करता है। इसमें क्या करना चाहिए? तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, ठंडा पानी से स्पंजिंग हो जाएगा। इसमें क्या है? हीट स्ट्रोक में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। गर्म मौसम में बाहर काम करने वालों को विशेष सावधानी बरतनी होती है। जो बाहर काम करते हैं ना ठंडियों में, सॉरी गर्मियों में, यानी कि जैसे ज्यादा कड़ाके की धूप हो रही है तो उसमें होता है ये आपका हीट स्ट्रोक, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है? तो इसके लक्षण क्या? चक्कर आता है, बेहोशी आता है, धुंधली दृष्टि यानी कि कुछ दिखाई नहीं देगा, अस्पष्ट भाषण यानी कि कुछ भी बोलते रहना, बक बक करते रहना, या भ्रम में यानी कि इल्यूजन हो जाना। ठीक है, तो यही हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे? ठंडा पानी से स्पंजिंग करेंगे। से 8 नंबर बताएं कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है। तो 8वें का बताइए कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देने वाला एक प्रमुख स्रोत होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देने वाला एक प्रमुख स्रोत होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा? तो शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ पाचन और हृदय की, ठीक है, सेहत को बनाने में बेहतर करता है। शरीर के रचनात्मक तत्वों का निर्माण भी करता है। तो यहाँ पे बताएंगे उत्प्रेरक की तरह, ऊर्जा की स्रोत की तरह, एंजाइम की तरह, या बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट बालू है कार्बोहाइड्रेट? तो नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा स्रोत की तरह। और इसमें किसी का कमेंट नहीं देखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? तो जल्दी से जल्दी क्लास को खत्म करना हमारा उद्देश्य होता है, और अच्छे तरीके से। देखिए कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलेगा? ब्रेड में मिलेगा, विंस में मिलेगा, दूध में, पॉपकॉर्न में मिलेगा, आलू में, कुकीज में मिलेगा, ठीक है, और सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं ना जो, उनमें मिलेगा, मकई जो होता है मकई में मिलेगा, और चीरी में भी पाया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा मात्रा जो है, ठीक है, मधुमेह, अतिसार जैसे बीमारियां हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने से। आलू वगैरह में भी आपका पाया जाता है। ठीक है, दो तरह के होते हैं कार्बोहाइड्रेट, सिंपल होते हैं और कॉम्प्लेक्स। दो तरह के, पहला कौन सा होता है? सिंपल होगा, दूसरा कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। चलिए आगे बढ़िए, 9th नंबर को देखेंगे। मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या होता है? आर्सेनिक विषाक्तता, सीसी विषाक्तता, पारक विषाक्तता, या कैडमियम विषाक्तता। तो क्या होता है? ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होता है? मिनी माता जो का मुख्य कारण क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा ना यहाँ पे, पारद विषाक्तता होता है, यानी कि मिथाइल मरकरी से दूषित मछली और सेलफिश खाने से ये होता है। यानी कि ये क्या होता है? तो पारद विषाक्तता होता है मिनी माता रोग, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पानी में मौजूद जो होते हैं ना बैक्टीरिया, यानी कि पारे के मिथाइल मरकरी में बदल दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? सीधे तरीके से पारद विषाक्तता के कारण होता है मिनी माता रोग। ठीक है, इसके लक्षण, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए ब्लू बेबी नामक दूषित कारित बीमारी ठीक है, पीने वाले पानी के जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान कारण होता है? यानी कि ब्लू बेबी नामक रोग जो होता है ना, पानी में किसके ज्यादा विद्यमान होने के कारण से होता है? फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक। तो 10th का सब लोग जल्दी से बताइए, 10th का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्लू ब्ली, ठीक है, ये क्या है आप लोगों का? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है,
एक रक्त विकार है जो नाइट्रेट से दूषित पानी पीने से होता है। तो मैंने सीधे तरीके से आपको बता दिया किससे, तो नाइट्रेट से दूषित, ठीक है, पानी पीने से होगा, नाइट्रेट से दूषित पानी पीने से होता है, ठीक है, या नाइट्रेट युक्त रसायनों के संपर्क में आने से होगा, या वंशानुगत हो सकता है ये, या हृदय, फेफड़े या रक्त में कोई भी समस्या इसके कारण हो सकता है। इसके लक्षण क्या होगा, तो त्वचा का रंग नीला या बैंगनी दिखेगा, ठीक है, मुंह, हाथों में, पैरों के आसपास नीलापन दिखाई देना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, इसके बचने के लिए क्या करेंगे, तो शिशुओं को क्या करेंगे, नाइट्रेट से दूषित पानी नहीं देना चाहिए इससे बचने के लिए, और शिशुओं को नाइट्रोजन युक्त पदार्थ नहीं खिलाने चाहिए ब्लू बेबी सिंड्रोम में। आगे बढ़िए, समझ में आया होगा आप लोगों को। बताएंगे अपेंडिक्स किस में स्थित होता है, तो 11 का बताएंगे अपेंडिक्स, बताइए। तो अपेंडिक्स क्या होता है, पेट के कहाँ पे स्थित होता है, आप लोग बताइए। तो 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, दाला, ठीक है, दाया इलियाक फोसा में, यानी कि पेट के दाहिने हिस्से में होता है। यह बड़ी आंत से जुड़ा होता है। यह एक छोटी उंगली के आकार की नली होती है। देखिए अपेंडिक्स क्या है, तो प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा होता है। अपेंडिक्स जो है क्या होता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा होता है, ठीक है। स्वस्थ अपेंडिक्स से बलगम बनता है जो कि बड़ी आंत में जाता है। अपेंडिक्स में सूजन या संक्रमण होने से, ठीक है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है। क्या हो सकता है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है, ठीक है। अपेंडिसाइटिस में क्या होता है, तो उसके लक्षण, उसमें क्या होगा, उल्टी होगा, दस्त होगा, भूख में कमी और बुखार भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, 12 नंबर को देखिए, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि किस में स्थित होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड बताना है किस में स्थित होता है। सभी लोग जल्दी से बता दीजिए बिना देरी किए हुए। 12 का आप लोग बताएंगे नेक में, ठीक है, मस्तिष्क में, किडनी में या एब्डोमेन में। तो क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए। 12 नंबर का बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का, बी यहाँ पे हो जाएगा, किडनी में, किडनी में हो जाएगा, सॉरी मस्तिष्क होगा ना, मस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है। किसमें होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आप लोगों का मस्तिष्क में स्थित रहता है। यहाँ पे देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क के आधार में स्थित रहता है। यह नाक के पुल के पीछे और हाइपोथैलेमस के नीचे रहता है। कहाँ रहेगा, तो हाइपोथैलेमस के नीचे रहता है। यह ठीक है, स्फेनोइड हड्डी के अंदर एक छोटे से कक्ष या थैली में स्थित होता है, जिसे टर्किका कहते हैं। क्या कहते हैं, सेला टर्किका में स्थित रहता है। यह एक मटर के आकार का होता है। क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, कैसा होता है, तो मटर के आकार का होता है। इसका व्यास कितना होगा, ठीक है, करीब, ठीक है, आधा इंच होगा, ठीक है। देखिए इसे क्या कहेंगे, इसे हाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। इससे कई तरह के हार्मोन पैदा होते हैं, कई तरह के हार्मोन स्रावित होते हैं। 30 नंबर का बताएंगे, वेंटिलेटेड रोगियों के लिए वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को रोकने के लिए अनुशंसित स्थिति क्या होती है, सुपीरियर पोजीशन देंगे, सेमी, ठीक है, स्कुम्वेंट पोजीशन देंगे, लेटरल पोजीशन या प्रोन पोजीशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सभी लोग बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए क्लास को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। जो लोग भी क्लास को बाद में देखते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर अपना किया करिए, एंड सुझाव भी दीजिए, कुछ भी आप लोगों को दिक्कत लगे तो क्लास में जरूर बताइए आप लोग, ठीक है। सेमी स्कुम्बेंट पोजीशन जो होता है, ठीक है, लेटे रहने की एक स्थिति होती है। इसमें व्यक्ति क्षैतिज रूप से लेटा रहता है। लेटे रहने की स्थिति के कई रूप होते हैं, जैसे कि पीठ के बल लेटना, ठीक है, पेट के बल लेटना, दाएं या बाएं करवट की तरफ लेटना, ठीक है। ये क्या होता है, तो लेटे रहने की स्थिति और रूप क्या होता है, तो कुछ शरीर स्थित लेटा हुआ, आसान लेटे हुए साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सुपीरियर पोजीशन कौन सा होता है, ये तो सभी लोगों को पता है, सुपीरियर पोजीशन, ठीक है, इसका मतलब होता है शरीर के शीर्ष की ओर सिर, ठीक है, शरीर के शीर्ष की ओर या सिर की ओर हो जाएगा, ठीक है, सुपीरियर पोजीशन में इससे, ठीक है। और आपका लेटरल पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो लेटरल पोजीशन एक व्यक्ति को एक तरफ लेटने की स्थिति को कहेंगे। यदि एक व्यक्ति है एक तरफ लेटेगा, यानी कि व्यक्ति के पैरों को मोड़कर तकिए के फॉर्म पेंडी के साथ रखा जाता है, इसमें ध्यान रखिएगा। और सर्जरी के दौरान लेटरल पोजीशन दी जाता है। सर्जरी के दौरान देखिएगा व्यक्ति को क्या दिया जाता है, तो लेटरल पोजीशन। प्रोन पोजीशन क्या होता है, तो पेट के बल लेटना, ठीक है। प्रोन पोजीशन क्या होता है, तो पेट के बल लेटना। यह एक शारीरिक स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति सामने की तरफ चेहरा
नीचे की तरफ ठीक है कपाट लेटा होता है। प्रोन पोजीशन का इस्तेमाल चिकित्सा सेटिंग की कुछ स्थितियों में किया जाएगा। इसमें देखिए, इसमें ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है प्रोन पोजीशन से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए चलिए आगे बढ़िए, 14 नंबर को देखेंगे। 14 नंबर को बताइए यहाँ पे, पिछले 20 वर्ष में मलेरिया की कमी दर्शाता है। तो पिछले 20 वर्ष में क्या कहलाएगा? एपिडेमिक, सेकुलर प्रवृत्ति को दर्शाएगा। ठीक है, ऋतु अनुसार प्रवृत्ति होगा, ठीक है, नकली संबंध। तो क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकुलर प्रवृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा ना 14 का, यानी कि सेकुलर प्रवृत्ति पिछले 20 वर्षों में मलेरिया की कमी क्या दर्शाएगा? तो सेकुलर यानी कि कई वर्षों तक निरंतर दर पे होने वाले दीर्घकालीन विकास या प्रगति के रूप में परिभाषित किया जाता है इसे। तो ध्यान रखिएगा, सेकुलर यानी कि लगातार केस आते रहने को क्या कहेंगे? तो सेकुलर प्रवृत्ति कहा जाएगा। आगे बढ़िए, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन क्या होगा? एंड 15 नंबर प्रश्न क्या होगा? हृदय के लिए सबसे लाभदायक तेल कौन सा होता है? तो आप लोग बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाटर ऑयल तेल, ठीक है, वाटर ऑयल तेल, ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, ठीक है, रेपसीड ऑयल या तोरिया का तेल या सरसों का तेल। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों का? जैतून का तेल होगा, यानी कि ऑलिव ऑयल हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, देखिए समझेंगे। और ठीक है, देखिए हृदय के लिए जैतून का तेल सबसे फायदेमंद माना जाता है। सबसे लाभदायक कौन सा होता है? तो जैतून का तेल माना जाता है। इसमें ठीक है मौजूद जो होता है ना, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और ठीक है एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हृदय के स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। कौन कौन? तो इसमें मौजूद मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और एंटीऑक्सीडेंट हृदय के स्वास्थ्य के लिए ठीक है फायदेमंद होता है। इसके अलावा सरसों का तेल, अखरोट का तेल, एवोकाडो का तेल, कुसुम का तेल और क्या होता है? ऑर्गन का तेल भी हृदय के लिए फायदेमंद होता है। इसमें क्या होता है? ठीक है, इसमें अभी मैंने बताया आप लोगों को, जैसे क्या होगा, सरसों के तेल में ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, जो रक्त का थक्का को रोकने में मदद करेगा। सरसों में क्या होता है? तो सरसों के तेल में क्या होगा? ओमेगा 3 एंड ओमेगा सी सॉरी 6 फैटी एसिड होता है। और अखरोट के तेल में क्या होता है? अखरोट का जो तेल होता है ना, उसमें क्या होगा? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और यह एंटी, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी गुणों वाला होता है। ठीक है, एवोकाडो का तेल क्या होता है? ये असंतृप्त फैटी एसिड होता है। कुसुम का तेल मैंने बताया, यह असंतृप्त फैटी एसिड के रूप में होता है। आर्गन का तेल जो है ना, आप लोगों का यहाँ पे दिया है ना, ठीक है, आर्गन का तेल जो है संबंधी जोखिम कारकों को कम करता है, हृदय से जुड़े जोखिम कार्य रहता है उनको कम करने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे रहे 15 प्रश्न। जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक सॉरी 9 बजे नहीं, ठीक है 11 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।